ये हमारी मशीनरी की पहली क्लास है जो आज से हम स्टार्ट करेंगे। पहले थोड़ा पेस धीरे रखेंगे, जब सब कुछ हम पता कर लेंगे कि सबकी रफ्तार क्या है, क्या चाहते हैं, वैसे हम स्पीड को थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे। ठीक है, ओके। प्रणाम महाकाल, जय, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग जय, रोहित, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलो चालू करते हैं हम इस क्लास में। इस क्लास में हमने लास्ट क्लास में हमने देखा सिलेबस क्या है, तो यहाँ पे हम पहला चालू कर रहे हैं, जनरेशन एंड द ट्रांसमिशन ऑफ पावर। ठीक है, तो पहला ही टॉपिक हमने लिया है जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ द पावर। ठीक है, तो वही स्टार्ट करेंगे। तो पहले फंडामेंटल्स देख लेते हैं। हम चालू करेंगे वर्क। वर्क हमने आपके इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी देखा था कि वर्क क्या होता है। ठीक है, तो उसी को हम आगे बढ़ाएंगे अब कि वर्क क्या होता है, कोई भी कार्य क्या होता है, कार्य क्या होता है, कार्य क्या होता है। हमने देखा था बल इनटू बल के द्वारा इनटू बल के द्वारा विस्थापन। ठीक है, ये देखा था हिंदी में। अगर इंग्लिश में बोला जाए तो वर्क इज सेड टू बी डन बाय द फोर्स ऑन द बॉडी ऑन ए ऑब्जेक्ट इफ द फोर्स अप्लाइड कॉजेज डिस्प्लेसमेंट इन द एनी डायरेक्शन अदर देन द 90। मतलब ये क्या कह रहा है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर कोई फोर्स लग रहा है, अगर उसके द्वारा किसी भी, जैसे फोर्स इधर लगा, उसके द्वारा इधर डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट आया, या फिर फोर्स मान लो यहाँ पे एक थोड़ा सा छोटा सा ले लो और इधर ही डिस्प्लेसमेंट या इधर डिस्प्लेसमेंट आए, तो भी उसको हम कार्य उसके द्वारा होगा। लेकिन कार्य कभी भी नहीं होगा अगर आपने फोर्स इधर लगाया और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे हुआ। ठीक है, ठीक है, तभी तो बोलते हैं कि फोर्स इनटू फोर्स है ना, कभी भी 90 डिग्री पे उसको नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर 90 डिग्री के अलावा कोई भी एंगल हो तो उससे कोई भी अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो कार्य उससे होगा। तो वर्क कभी भी होगा तो किसी ऑब्जेक्ट पे अगर, अच्छा, रोहित का कहना है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्लियर करते करते माइंस मशीनरी पढ़े या माइन मशीनरी पढ़ते पढ़ते। अरे भाई देखो, आपकी क्लास तो मैं तो केवल 1 या 2 घंटे ही लेता हूँ, ज्यादा से ज्यादा 2 या कम से कम 1। और बाकी दूसरी क्लासें भी है, लेकिन आपको मैनेज तो करना पड़ेगा ना जितना हो सके। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स साथ में चल सकते हो, उसमें ज्यादातर तो क्वेश्चंस ही है। क्वेश्चंस तो आप क्लास में पीछे बैठ के भी कर सकते हो अगर कॉलेज में है तो, है ना। तो वो तो कर सकते हो, क्वेश्चंस साथ साथ में लेके चलो यार, है ना, वरना संडे को आपकी क्लास नहीं रहती है ना, तो संडे को ज्यादा खींचो। और मैं तो बीच बीच में क्लासें भी नहीं लेता हूँ। मेरा अभी क्लास आपका शायद 14 से लेके 18 17 18 तक क्लास नहीं रहेगा ना, क्योंकि मैं घर जाऊंगा, कुछ काम है मेरे को, तो उस समय आप कर लेना, है ना। मेरी वाला में दिक्कत नहीं, मैं आपको एडवांस में बता दूंगा कि मैं कब क्लास है नहीं लूंगा। चलो, तो समझ में आया कार्य क्या होता है। कार्य के द्वारा कोई भी विस्थापन होता है किसी भी डायरेक्शन में, लेकिन एक्सेप्ट अगर 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री पे कोई विस्थापन हुआ, उसके अलावा कोई भी अगर बल लग रहा है या फोर्स लग रहा है उसके द्वारा कहीं पे भी विस्थापन होता है, जैसे यहाँ पे फोर्स लगा, उसके द्वारा थीटा एंगल था, है ना, तो इसका कोई कंपोनेंट आएगा ना, इसका फोर्स एफ कोस कंपोनेंट आएगा, इसका एफ साइन कंपोनेंट आएगा। ये तो पता ही है आपको, तो ये चीज समझ में आई। अब क्या होता है, जो भी आपका वर्क जो होता है ना, कार्य जो होता है, वो भी एक स्केलर। हमने जब पिछले इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ा था कि एक स्केलर क्वांटिटी पढ़ा था, एक वेक्टर क्वांटिटी पढ़ा था, है ना। स्केलर कौन कौन से होते हैं, वेक्टर कौन कौन से होते हैं। तो अपना जो वर्क आता है वो भी आपका एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है,
अब ये एक और देखो, वर्क डन बाय मेजर्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द, तो मैंने वही तो बोला, बल इनटू बल की दिशा में विस्थापन। हिंदी में याद करना चाहो तो हिंदी में कर लो, है ना। इंग्लिश में करना चाहो तो वर्क डन इज मेजर्ड, वर्क इज डन मेजर्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, है ना, उस दिशा में जहां पे फोर्स लग रहा है। जैसे इस वाले पे फोर्स इधर लगा, तो इसी डायरेक्शन में अगर विस्थापन होगा उसी को कंसीडर करेंगे। बल इनटू बल की दिशा में विस्थापन, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है उसी डायरेक्शन में होगा। और अगर ये देखो एक और यहाँ पे ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना, आजकल कभी ग्राफ पे क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर मान लो कि इधर फोर्स दे दिया आपको, इधर डिस्प्लेसमेंट दे दिया, और यहां कोई ग्राफ दिया आपको, है ना, कोई ग्राफ दिया है, तो आपको इस ग्राफ के अंडर में जितना भी होगा, ये एरिया अंडर दिस कर्व इज नोन एज वर्क। ठीक है, ये पॉइंट भी लिख लो कि एरिया अंडर द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एक तरफ फोर्स हो एक तरफ डिस्प्लेसमेंट हो, तो उस कर्व के अंदर जितना भी एरिया होगा उस वो आपका कार्य या वर्क को डिफाइंड करेगा। तो कभी क्वेश्चन पूछ ले कि ऐसा वाला फोर्स दिया हो, यहाँ पे इसका 500 दिया हो, इधर 100 200 300 ऐसा कुछ दिया हो, और आपको वर्क पूछ ले तो उसका एरिया अंडर द कर्व निकालना है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ ले। और एक और कंडीशन क्या होनी चाहिए, अगर मान लो कोई बॉडी है ना, अगर इस पे फोर्स, अगर मान लो यहाँ पे फोर्स को, जो फोर्स लगा रहे हो ना, फोर्स को इस बॉडी पे लगना जरूरी है। तो ये क्या था, फोर्स मस्ट बी एक्ट ऑन द बॉडी, फोर्स को उस पे लगना जरूरी है ना, और उसमें विस्थापन होना जरूरी है, क्योंकि वर्क की डेफिनेशन ही हमने पढ़ी है, वर्क की डेफिनेशन ही हमने पढ़ी है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो उसमें फोर्स उस बॉडी पे लगना जरूरी है और उससे डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है, और डिस्प्लेसमेंट को 90 डिग्री के एंगल पे नहीं होना है ना। ऐसा नहीं कि फोर्स इधर लग रहा है डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए, उसको कंसिडर नहीं करेंगे। इस वाले पेज में किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लें, वरना आगे बढ़ते हैं, है ना। ठीक है, ये हमारा फोर्स था। चलो पहला इक्वेशन करो कि एक केज है इंक्लूडिंग द माइन कार, हम ना, आपके पास एक माइन कार के साथ एक केज है, ठीक है, मतलब एक केज है, ठीक है, एक केज है जिसमें आपकी माइन कार पड़ी है ना, यहाँ पे कार भी पड़ी है। उन दोनों का वजन जो है, इन दोनों का वजन है वो 4 किलो न्यूटन है, ठीक है। और ये रस्सी जो है, ये रस्सी जो है, अगर मैं मान लू ये रस्सी है जो कि एक शाफ्ट है, शाफ्ट ऐसी मान लो, है ना, इस शाफ्ट के अंदर है। तो ये 1000 मीटर की एक शाफ्ट है। तो आपको पूछ रहा है कि वर्क डन बताओ, वर्क डन बताओ जब आप इस केज को यहां शाफ्ट के माउंट तक ले जाते हो। वर्क डन बताओ, वर्क डन बताओ, है ना। 30 सेकंड है सभी के पास, ट्राई करो इसको, है ना, 30 नहीं 40 ले लो और इसको ट्राई करो। सभी का आंसर आना चाहिए, है ना। जितना आपका नॉलेज अभी तक हुआ है उस हिसाब उधार पे आपको यहाँ पे एक चीज याद रखने योग्य बातें, ध्यान देने योग्य बातें क्या है, ध्यान देने योग्य बातें यह है कि आपको यहाँ जो ये रोप है ना, ये रोप है, इसका भी वेट दिया है। इसका वेट क्या दे रखा है, 10 न्यूटन पर मीटर। हर मीटर पे इसका वजन 10 न्यूटन बढ़ जाता है। चलो करो इस क्वेश्चन को। अरे भाई, आपने फोर्स ऊपर लगाओगे तभी तो ये उठेगा ना, तो फोर्स भी ऊपर डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, तो जीरो कैसे हो जाएगा। एस के, और आप थोड़ा 90 डिग्री पे नहीं है बाबू, ये थोड़ा 0 डिग्री पे ही है, ये वो तो केस नहीं है। तुक्का मारना अच्छी बात है, बट इतना भारी वाला तुक्का भी मत मारो।
करो इस क्वेश्चन को। आपको यहाँ पे वर्क डन निकालना, थोड़ा फटाफट करोगे तो अच्छा रहेगा ना। चलो बताता हूं। देखो वर्क डन में हम क्या जानते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स कितना लगेगा, फोर्स आप उतना ही लगाओगे ना, फोर्स उतना ही लगाओगे जितना इसका वजन होगा, है ना, इसको उठाने वाला वजन होगा, जो कि आपका है 4 किलो न्यूटन, प्लस आपकी रोप वेट, जो रोप का वजन होगा प्लस जो केज और आपकी माइन कार का वजन होगा, उतना ही तो आप फोर्स लगा रहे होंगे, ठीक है। तो वही वही पता करते हैं, वही पता करते हैं। देखो एक ध्यान योग्य देने वाली बात क्या है, जो ये रोप है ना, इसका पहले वेट निकाल लो। तो रोप का वेट क्या निकलेगा, वेट ऑफ द रोप आपको 10 न्यूटन पर मीटर है, लेकिन आपके पास कितना मीटर है, 1000, है ना। आप है ना जो 4 न्यूटन के द्वारा वर्क अलग निकालो, इसके द्वारा अलग निकालो, है ना, वर्क डन इसके द्वारा अलग और इसके द्वारा अलग। तो यहां मैं लिख देता हूं वर्क डन 1, वर्क डन 2। जब रोप का निकालोगे तो इसका वेट यहां से निकलेगा, वेट क्या निकलेगा, अगर एक यूनिट का वेट है 10 न्यूटन पर मीटर और अपने पास डेप्थ ऑफ द शाफ्ट कितनी है 1000, तो यहां से कितना वजन निकला, 10,000 न्यूटन, ठीक है। न्यूटन में आपका वेट निकला है। देखो यहां पे भी इसका वेट, इसका देखो कार्य क्या होता है, जो इस वाले का जो केज है और टब है, इसका तो वर्क डन निकालना इजी है। कैसे है, इसका फोर्स कितना हो गया, 4000 किलो को मैं 1000 लिख रहा हूँ ना, 4000 न्यूटन हो गया, इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है 1000, क्योंकि इस पूरे के पूरा केज जो नीचे है उसको ऊपर लेके जाना है, तो ये तो समझ आ। प्लस वर्क डन टू रोप के द्वारा भी तो होगा, मतलब रोप पे जो आप रोप पे वेट लगा रहे हो, जो फोर्स लगा रहे हो उसके द्वारा भी तो होगा। लेकिन ये जो जितना भी फोर्स लग रहा है इसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी मानते हैं, तो यहाँ कहीं मानेंगे इसको, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रोप का कहीं बीच में होगा ना। अगर पूरी शाफ्ट की डेप्थ 1000 है तो इस पे अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी लगेगा तो आपको रोप को तो केवल 500 मीटर ही उठाना पड़ा, तो इसका क्या हो जाएगा, फोर्स तो हो गया 10,000 इंटू 500। जब सोल्व करेंगे 3 3 6 3 3 6, तो ये हो जाएगा 9, ये सारा का सारा ये रूल में आया होगा। कुछ तो गड़बड़ है। स्क्रीन क्लियर नहीं आ रहा है, ओके रुको एक सेकंड, स्क्रीन का कुछ करते हैं।
वापस समझा दूंगा, है ना। जिस जिसको स्क्रीन में इश्यू है, किस किस को स्क्रीन में इश्यू है, 1 2 3 4 स्क्रीन में इश्यू है, तो वापस स्क्रीन पे अभी भी ब्लर है क्या? एक मिनट रुको, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ क्या दिक्कत आ रही है स्पीड में। अब अब स्क्रीन में कोई दिक्कत है क्या? स्क्रीन में कोई दिक्कत है क्या? अब विजिबिलिटी कैसी लग रही है? ओम बोल रहा है सब ठीक है अब। कोई बताओ यार, अब अगर ठीक लग रहा हो तो आगे बढ़े। क्लियर नहीं है, अगेन ब्लर। ब्लर है, ब्लर है। अरे अभी तो मैं कुछ बोला ही नहीं, अभी तो जहां थे वहीं है। क्या दिक्कत आ रहा है यार? एक मिनट रुको, मैं थोड़ा वाईफाई बंद करके वापस चालू करता हूँ, है ना। अब सब सही है ना? ये सारा इंटरनेट क्लास को सही नहीं लेने देता है यार। क्लियर है अब सर? ठीक है, क्लियर है तो चालू करें अब। चलो वापस देखो। देखो यहाँ पे क्या है, आपकी दो चीज दे रखी है। इसको मिटा के वापस बता ही देता हूँ ना। देखो यहाँ पे दो चीजों का आपको ध्यान रखना है जब भी आप वर्क डन निकालोगे। आपको पहले क्या क्या दे रखा है? आपको पता है कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो होता है ना। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, बट फोर्स पहले तो क्या है, फोर्स भी ऊपर, क्योंकि खींचोगे तो ऊपर ही खींचोगे, और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर ही लेके जाना है। तो दोनों एक ही दिशा में है, मतलब कि आपका वर्क तो आएगा, है ना, वर्क डन तो होगा। ठीक है, तो वर्क डन होगा, वो कितना होगा कि वर्क डन इक्वल टू वर्क डन वन, वर्क डन टू। क्यों दो क्यों लिया मैं? एक वर्क डन आपका जो केज है, केज जो नीचे पड़ा है उसको ऊपर ले जाने के लिए वर्क डन होगा। दूसरा वर्क डन जो आपकी रोप है उसका भी तो वेट है, उस रोप को भी तो ऊपर ले जाने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब वर्क डन पहले केज को लेते हैं। केज वाला देखो, केज वाले का वजन कितना, मतलब टोटल आपको उस पर कितना वेट है उतना ही फोर्स लगाओगे, तो वो है 4 किलो न्यूटन। इतना आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, तब ये केज क्या होगा, यहां से उठ के ऊपर जाएगा, है ना, यहां से उठेगा। तो इसका फोर्स कितना लगाना पड़ रहा है? 4000। ये इतना फोर्स लगाना पड़ रहा है। एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट देखेंगे,
डिस्प्लेसमेंट कितना है, आपको पूरा का पूरा केज को यहां से ऊपर शिफ्ट करना है, तो उसका क्या होगा 1000। ठीक है, ये तो आपके केज और माइन कार है, उस पे आपने जो कार्य किया वो है, आपने जो केज और माइन कार पे जो काम किया वो ये है। अभी फिर से ब्लर हो गया क्या यार? क्लास कैंसिल कर दूं क्या? अरे यार साला, सुबह सुबह दो तीन काम, मैं 5 बजे से उठता हूँ, कुछ और काम करता हूँ, फिर आता हूँ, मैं सोचता हूँ क्लास ले लूं, ये लो तुम्हारी किस्मत, लाइट भी चली गई। फिर मेरा चेहरा देखना पड़ेगा, दिखेगा नहीं, बहुत सारे जिसको अच्छा लगता है कि चेहरा ना दिखे उनको अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो, वर्क डन हो गया। दूसरा वर्क डन क्या होगा, जो आपकी रोप है, रोप क्या होगी, जो आपकी यहां से पूरा पूरा का पूरा 1000 मीटर की रोप है, 1000 मीटर की रोप है ना? तो रोप का पहले वेट निकाल लेते हैं, रोप वेट निकालते हैं ना, पहले रोप का वेट निकालते हैं। रोप का वेट क्या होता है, देखो यहां मैंने इसका 1000 क्यों लिया, क्योंकि पूरे का पूरा केज का जो सेंटर ऑफ मास यहाँ है, तो सेंटर ऑफ मास जो केज है वो यहां से, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, जितने ये ब्लॉक है इस सारे का सारा का सेंटर ऑफ मास आप एक सेंटर पे रख सकते हो, है ना, उसको एक पार्टिकल ट्रीट कर सकते हो, है ना। अब वो सेंटर ऑफ मास उसका कितना विस्थापित हुआ वो कंसीडर करेंगे, ठीक है। वैसे ही इस रोप के केस में क्या होगा, पहले रोप का वेट देखते हैं, वेट देखते हैं, इसका पर मीटर कितना है, 10 न्यूटन पर मीटर है, और अपने को कितना मीटर उस रोप को शिफ्ट करना है, 1000 मीटर, तो उसका पूरा 1000 मीटर का वजन निकल जाएगा ना आपका 10,000 न्यूटन। ये उसका उस पे यूनिट मतलब रोप वेट निकाल, लिख लो, रोप पे वजन, रोप वेट, रोप का वेट आपका न्यूटन में निकल गया। अब आपका क्या होगा, रोप जो है 1000 मीटर भले ही है, लेकिन जैसे इस केज का अपने सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हुआ 1000, रोप का सेंटर ऑफ मास क्या होता है, रोप अगर पूरी पूरी ऐसे लंबी है ना, अब उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, यहां तो नहीं ले सकते, 1000 मीटर तो नहीं ले सकते, वो तो कहीं सेंटर में ही होगा ना, तो पूरा का पूरा वजन यहाँ पे, इसका वजन यहाँ पे रखोगे सेंटर ऑफ मास पे, वो हो जाएगा 10,000। ठीक है, 10,000 न्यूटन आपका सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास को विस्थापित करना है, वो कितना विस्थापित होगा, वो होगा ये 500, तो इसलिए हमने 500 कंसीडर किया। तो वर्क डन टू क्या होगा, वर्क डन टू क्या होगा, रोप का वेट कितना है 10,000, और विस्थापित कितना करना है सेंटर ऑफ मास 500, तो जब इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4 लाख, नहीं 40 लाख, इस पे कितना 4260, ठीक है। तो यहाँ भी 6 जीरो, यहाँ पे भी जीरो, तो ये 9 1 0 1 0 1 0, इतना आपको कार्य करना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन में किस विस्थापित मतलब, अच्छा, विस्थापित मतलब एक जगह से दूसरी जगह, मतलब वन प्लेस टू अदर, मतलब विस्थापित मतलब यहां से वहां पे ट्रांसफर करना। आपको है ना यहां से वहां ट्रांसफर करना है ना, केज को ऊपर भेजना है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना 1000 मीटर जाएगा, और इसका रोप का क्या होगा 500 मीटर ही ऊपर जाएगा। 500 मीटर क्यों लिए वो समझ नहीं आया। अरे यार देखो, रोप जो है पूरी की पूरी, अब जैसे ये है ना, आपका पेन है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको यहाँ पे मानना पड़ेगा, इस जगह बीच में। जैसे कि ये आपका रिमोट है ना, रिमोट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको सेंटर पे मानना पड़ेगा। तो अगर सेंटर पे मानना पड़ेगा, अगर मैं मान लो ये पेन है ना, ये पेन दिख रहा है, अगर मैं इसको यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी मारूंगा, तो डिस्टेंस तो इतनी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को तो इतना ही रहा ना, यहाँ से यहाँ ही तो भेजना रहा।
रोप वेट और रोप आपको दोनों वापस बता देता हूँ, है ना। रोप वेट कैसे निकला और सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब रोप को ऊपर कैसे विस्थापित किया, मतलब ऊपर कैसे भेजे। देखो पहले तो वेट निकालते हैं रोप का। वेट, रोप का वेट है ना कैसे निकलता है, देखो एक रोप है ना, ये रोप है, तो रोप का वेट अगर मान लो ये कितनी बड़ी रोप है, ये 1000 मीटर की रोप है, ये 1000 मीटर की रोप है ना, यहां से यहां तक। अब आपको बोला है कि 1 मीटर, ये इतना अगर एरिया लेता हूं ये 1 मीटर का, उसका वजन है 10 न्यूटन, है ना। तो अब 10 न्यूटन 1 मीटर का है, ऐसे इसमें कितने मीटर हो सकते हैं, 1000। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, कितना यूनिट मीटर, या वेट ऑफ वेट पर मीटर, कितना पर मीटर में वेट है, इनटू कितना टोटल मीटर है। तो अपने पर मीटर में कितना, 10 न्यूटन पर मीटर, और अपने पास टोटल कितना है, 1000 मीटर। तो यहां से क्या आ गया, 10,000 न्यूटन। तो ये आपके रोप ऑफ वेट निकला, ठीक है। अब देखो दूसरी बात क्या होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो आपकी बाईसाइकिल, आप कुछ खड़े रहते हो ना, आप खड़े रहते हो, तो आप है ना भले ही इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां पहुंचा दे, ठीक है, लेकिन अगर मान लो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है, यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर आपको कोई उठा रहा है ना, आपको यहां से उठा के यहां कोई रख रहा है, तो अगर ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर है, आपका सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हुआ, 5 मीटर। तो आप पे यही कैलकुलेशन होगी, ठीक है। वैसे ही ये रोप है पूरी की पूरी, है ना, ये भले स्टार्ट यहाँ से हो गई, है ना, लेकिन इसका सारा का सारा वजन अगर मैं इसको एक पॉइंट फॉर्म में मानूं, अगर इसको एक पार्टिकल में कन्वर्ट करूं, तो सारे के सारे सेंटर ऑफ मास क्या है, यहाँ रखना पड़ेगा आपको। सेंटर ऑफ मास बीचों बीच रखना पड़ेगा, बीचों बीच कितना होता है, बीचों बीच ये 500 मीटर होता है, ठीक है। तो मतलब आपको ये 500 मीटर पे ही इतना ही सेंटर ऑफ मास को ही आपको इतना ही शिफ्ट करना होता है, इसलिए 500 लिया। ठीक है। अगर मान लो और एग्जांपल से बात करूं, तो जैसे ये तो क्वेश्चन समझ आया क्या, अब ये वाला क्वेश्चन समझ आया क्या, ये 10,000 इंटू 500, 5 लाख। अगर एग्जांपल और मान लो समझाऊं आपको, कि जैसे ये आदमी है ना, अगर ये एक बार है ना, इसको अगर यहां पे शिफ्ट करेगा, है ना, अगर इसका टोटल वजन ही बोल दिया उसने, और इसका भी उसने दे दिया 5 मीटर की, 10 मीटर की हाइट है, और इसने यहाँ पे 20 मीटर पे यहाँ पे ऊपर जाके रखना है इसको यहाँ पे, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास यहाँ पहुंच जाएगा। तो आपको विस्तार मतलब जो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये वाला डिस्टेंस, तो ये वाला 10 बचा, ये 10 है, ये भी 10 है, टोटल 20 मीटर आपको ऊपर से स्थापित करना पड़ेगा। अब बताओ इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड या वर्क डन निकालने से रिलेटेड। आगे चला जाए या और कुछ बताना है। हो गया सर, ओके। चलो अब आते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है, जैसे मान लो एक पार्टिकल है, उस पर रस्सी बांधो, फिर आप गोल गोल घुमाओ, है ना। जैसे मौत के कुएं में भी घूमती है बहुत सारी, आजकल तो महिलाएं भी चला रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे घूमते हैं। मतलब एक एक निश्चित रेडियस, मतलब एक फिक्स रेडियस के रिस्पेक्ट में आप अगर गोल गोल घूमते हो, उस वाली बात कर रहे हैं, ठीक है। तो द मोशन ऑफ द बॉडी मूविंग अराउंड ए फिक्स पॉइंट, मतलब एक फिक्स पॉइंट है, उसके इर्द गिर्द आप पूरा एक फिक्स रेडियस में घूमते हो, तो उस पाथ को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर पाथ।
और उस मोशन को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो द मोशन ऑफ द बॉडी मूविंग अराउंड ए फिक्स पॉइंट, ए फिक्स पॉइंट के अराउंड एक जो मोशन होता है उसको बोल, एक सर्कुलर पाथ पे, तो उसको बोलते हैं हम सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है कि अगर मान लो इक्वल टाइम में, जैसे कि अगर मान लो ये वाली दूरी है ना जो तय करी है, इसको मैं डी थीटा मान लेता हूँ, डी एस मान सकते हो, डी एस मान लेता हूँ, ये डी थीटा है। तो जितनी ये दूरी अभी तय कर रहा है, मान लो ये दूरी आज इसने 2 सेकंड में इतनी तय करी है ना, अगले 2 सेकंड में भी ये उतनी ही दूरी तय करता है ना, ये वाली। अगर ये 2 और 1 बराबर हुआ, मतलब अगर फिक्स टाइम में फिक्स दूरी, मतलब अगर बोला जाए तो इफ द इक्वल डिस्टेंस अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कि फिक्स टाइम, यहाँ पे भी 2 सेकंड, यहाँ पे भी 2 सेकंड, 2 सेकंड में जितनी ये दूरी तय करी उतनी ये दूरी तय कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन समझ में आया, सर्कुलर मोशन किसको बोलते हैं, फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। ठीक है, एंगुलर पोजीशन मतलब जितना ये थीटा रहेगा, कितनी दूरी पे रहेगा ये थीटा, इसको बोल रहे हैं एंगुलर पोजीशन। द एंगल मेड बाय द पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन विद रिस्पेक्ट टू ए लाइन ऑफ रेफरेंस। जैसे मान लो आपने लाइन ऑफ रेफरेंस ये मान ली, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ कोई पार्टिकल है, उसको थीटा एंगल बना रहा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका एंगुलर पोजीशन। ये एंगुलर की स्पेलिंग में एल नहीं आएगा। देखो ये डेफिनेशन है, कोई नहीं पूछेगा, आपको बस सर्कुलर मोशन समझ में आना चाहिए कि ये इर्द गिर्द घूम रहा है, वो समझ आनी चाहिए। इस पे न्यूमेरिकल नहीं बनेंगे आपको। एंगुलर वेलोसिटी ये ओमेगा होती है। आप कभी भी सर्कुलर मोशन में देखो, जो लाइन में, एक लाइन में अगर आपका कोई मोशन हो रहा है ना, मान लो ये कार जा रही है आपकी, इधर जा रहे हो, उसको तो आप वी बोलते, तो सिंपल वेलोसिटी बोलते हो। लेकिन अगर यहाँ सर्कुलर में कोई घूम रहा तो उसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी। उसको हम क्या ओमेगा से परिभाषित करते हैं। और एक ये याद रखना, v बराबर ओमेगा आर, मतलब अगर इसका v निकालना है, अगर ऐसा v निकालना है, v निकालना तो r कितना है, r। ठीक है, ओमेगा आर। तो ये आर और ओमेगा में जो रिलेशन होता है वो उसका v बता देता है। तो ये रिलेशन एक याद रखना। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, जैसे आपका सिंपल मोशन में क्या होता था, आपका ये इधर कार जा रहा है, अगर अभी इसकी 20 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है, यहाँ पे तो क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, है ना। तो ये यहाँ t इक्वल टू 5 सेकंड पे भी वही थी, आगे जाके t टाइम इक्वल टू 10 सेकंड में भी उसकी 20 मीटर पर सेकंड ही है ना। आगे जाके 50 सेकंड पे भी वो 20 मीटर पर सेकंड, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। लेकिन अगर मान लो स्पीड यहाँ पे t इक्वल टू 5 सेकंड पे आपकी 20 मीटर है, आगे जाके वो बढ़ के 30 मीटर पर सेकंड हो गई, और आगे जाके और बढ़ रही है, वो 40 मीटर पर सेकंड हो गई। मतलब ये जो बढ़ रही है ना, ये किससे बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पे एक एक्सेलरेशन था। एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, उसका वेलोसिटी को बढ़ा रहा है। कभी कभी क्या होगा, यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड थी, फिर यहाँ पे 10 हुई, फिर 5 हुई, तो मतलब यहाँ क्या है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो ये क्या कर रहा है, आपकी वेलोसिटी घटा रहा है। तो यहाँ पे दोनों में एक्सेलरेशन आएगा, ये यूनिफॉर्म है, तो यहाँ केवल v आएगा, a 0 होगा। वैसे ही जो यहाँ डिस्कशन कर रहे थे वो एंगुलर वेलोसिटी में भी हो, इसमें जो बढ़ोतरी है उसको हम अल्फा बोलते हैं। ठीक है, वो हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ द चेंज, द रेट ऑफ द चेंज इन द वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या था, ओमेगा और डेल्टा टी। मतलब भी समझ में आ गया, फॉर्मूला भी आपको समझ में आ गया। ठीक है,
अब ये वाला क्वेश्चन करो, ए फ्लाई व्हील मेकिंग 120 रेवोल्यूशन पर मिनट, फाइंड द एंगुलर स्पीड। हाँ, v बराबर वेलोसिटी है। सर मशीनरी में ये रोटेशन का कॉन्सेप्ट का क्या काम है? अरे यार रोटेशन का क्यों नहीं है, आप वाइंडिंग पढ़ोगे, वाइंडिंग में भी आपके पुली वगैरह होती है, तो पुली का भी रोटेशन वगैरह होता है। प्लस पंप पढ़ोगे, पंप में भी आपके जो इम्पेलर वगैरह वो घूमता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं, आप पढ़ो ना यार, क्वेश्चन आए हैं ऐसे, ये पंप पे आधारित आया है, रेवोल्यूशन पे आधारित आया है। मैं कोई पागल थोड़ी हूँ जो मैं कुछ ज्यादा डिस्कशन कर दूंगा यहाँ पे। आपको चीजें क्वेश्चन कराने हैं मेरे को, गेट के आपको समझ में आने चाहिए, क्वेश्चन होने चाहिए, गेट में नंबर आने चाहिए, उससे मेरे को मतलब है ना। थोड़ा ज्यादा पढ़ा देंगे तो उससे कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो जो पढ़ा रहा हूँ उसको शांति से पढ़ो, जो चीजें समझ में नहीं आए ना वो पूछो। ओमेगा कुछ नहीं है भाई, रिप्रेजेंट, जैसे वी वेलोसिटी, सिंपल वेलोसिटी को हम क्या बता रहे थे, सिंपल वेलोसिटी को हम वी बता रहे थे, वी, है ना। एंगुलर वेलोसिटी को हम क्या बता रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी, जो सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी होती है तो उसको हम ओमेगा बोल रहे हैं, और कुछ नहीं है। ठीक है, सिंपल जगह हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन, एंगुलर जो सर्कुलर मोशन है वहां पे क्या पढ़ रहे हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन, बस नाम का डिफरेंस है, काम वही करना आपको। हाँ, 120 रेवोल्यूशन पर मिनट है, 120 रेवोल्यूशन पर मिनट है ये। तो आपको यहाँ पे पता करना है, फाइंड द एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड निकालनी है। देखो आपको है ना, ओमेगा बराबर एक याद रखो, 2 पाई इंटू एन, जो ये एन है ये पर सेकंड है, पर सेकंड है। ठीक है, ओमेगा बराबर 2 पाई एन, एन क्या है, ये रेवोल्यूशन है। जैसे क्या होता है, एक रेवोल्यूशन में क्या होता है, ये एक रेवोल्यूशन होता है, इसका रेवोल्यूशन मतलब क्या होता है, अगर मान लो पार्टिकल यहां से ए से स्टार्ट हुआ और ये पूरा का पूरा एक चक्कर काट गया, उसको बोलते हैं हम 1 रेवोल्यूशन। और एक रेवोल्यूशन क्या होता है, 2 पाई के बराबर। ठीक है, और अगर नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पता है तो 2 पाई इंटू रेवोल्यूशन, ऐसे करेंगे तो ओमेगा निकलता है। तो ये कॉन्सेप्ट तो याद रखो, ये लिख लो, ये लिख लो ना, इसको स्टार कर लो, ये क्वेश्चन करने में बहुत काम में आएगा, है ना। ये आपको बेसिक चीजें हैं, ये बहुतों को पता रहती है, नहीं पता रहती है, इसलिए भी मैं लिखा हूँ कि कुछ चीजें छूटे नहीं। बाकी कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ ये वाले काम में आएंगे ना। चलो ये चीजें भी एक्स्ट्रा थी। अब आते हैं इसमें, अगर ये बोल रहा है आंसर इसका क्या होगा, अब हम बोल रहा है आपको 120 रेवोल्यूशन पर मिनट दिया है। ठीक है, और हमको पता है कि जब ओमेगा जो स्पीड निकाल रहे हैं, एंगुलर स्पीड है ओमेगा ही बोलेंगे, एंगुलर स्पीड को ओमेगा। देखो बहुत जगह क्या होता है, कॉमन है, एंगुलर जो आप कभी कभी देखते हो ना, वेलोसिटी, वेलोसिटी और स्पीड को बराबर ही बोल देता है ना। और बहुत बार जगह डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को बराबर ही बोल देता है। वो क्यों बोलता है, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं कि होता है क्या है। वेलोसिटी और स्पीड का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी तो होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, और स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। तो जब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर होगा तो दोनों वेलोसिटी और स्पीड भी बराबर हो जाएगी। यहाँ पे एंगुलर स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी पूछा है, तो ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई एन, एन क्या होना चाहिए आपका, सेकंड में, रेवोल्यूशन पर सेकंड में। हमको दिया किसमें है, रेवोल्यूशन पर मिनट में दिया है, तो इसी को पहले कन्वर्ट करेंगे। तो ओमेगा बराबर 2 पाई, 2 पाई एन क्या है 120 इंटू, ये क्या है, रेवोल्यूशन पर, रेवोल्यूशन पर मिनट है, तो इसको पहले चेंज करो, रेवोल्यूशन पर मिनट को चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा, इसमें क्या करोगे आप, 60 का डिवाइड कर दोगे ना।
ये क्या करोगे आप 1/60, है ना। इसको क्या अब क्या आ गया है, रेवोल्यूशन पर सेकंड आ गया, है ना। 60 का डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि ये पर मिनट में दिया है, अपन को पर सेकंड में चाहिए। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, ये 2, तो 4 पाई। अब ये क्या होगा, ये रेवोल्यूशन पर सेकंड से अब क्या हो गया, ये रेडियन हो गया, रेडियन पर सेकंड। ये 2 पाई से इसलिए गुणा करते हैं कि इसको रेवोल्यूशन से कन्वर्ट करके रेडियन में बदलते हैं। तो इसलिए ये जो इसकी पूरी की पूरी यूनिट आएगी, ये आएगी रेडियन, रेडियन पर सेकेंड। तो ये भी याद रखना, रेडियन पर सेकेंड। आप ओमेगा को रेडियन पर सेकेंड में ही बताना चाहते हो, इसलिए ये आता है 2 पाई। अब पाई का मान आप रखना चाहो तो लिख लो 3.14 इंटू 4, वहां से और आगे निकाल सकते हो, बट इतना ही बहुत है। 4×3=12, 14 14 14 12, 14 14 14 14 ऐसा कुछ। ओम का बिल्कुल ठीक है ना। तो यहां तक अभी इस स्लाइड में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, वरना आगे चलते हैं। देखो, अब आते हैं टॉर्क। टॉर्क हम वैसे भी देख चुके हैं। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, जैसे क्या होता है कि जैसे मान लो आपने देखा होगा ना, यहां से मैं फोर्स लगाया तो इसको घुमा रहा हूं ना, तो इस पे कितना टॉर्क आएगा, मतलब इसको घुमाने के लिए क्या करते हैं हम, कितना फोर्स लगा, कितनी दूरी लगी, है ना, वो करते थे मूवमेंट के लिए। यहाँ पे क्या करोगे, अरे यार ये टॉर्क कहाँ काम में आता है, जैसे यहाँ पे फिक्स है और आपने यहाँ फोर्स लगाया, तो इससे टॉर्क जनरेट होता है, टॉर्क। तो इन द सर्कुलर मोशन द रोटेशन एंगल analog of the force in the linear motion in the movement of the force, it is reference to torque or couple. If the force act on the single particle at the point P whose the position of the respective to origin O and the given the position vector, the moment of the force acting on the particle with respect to origin, ये होता है। देखो ये हमने क्या मूवमेंट में भी देखा था, मूवमेंट और टॉर्क लगभग यहाँ सेम टाइप का ही है, कि जितना फोर्स लगा और कितना ये दूरी है ना, ये जो परपेंडिकुलर दूरी है। तो यहाँ पे फोर्स इस तरह लग रहा है, भले आर ऐसा है, इसका ये वाला कंपोनेंट लेंगे जिससे कि ये 90 डिग्री निकले। मतलब समझो, एक जैसे मान लो ये ऐसा होता है, यहाँ फोर्स लगता है, ठीक है, ये फोर्स लगता है और ये आपकी दूरी है आर, है ना। लेकिन आपको क्या करना है, ये फोर्स के 190 पे चाहिए, तो आपको आर का ये जो थीटा है ना, ये कंपोनेंट चाहिए। तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, जिससे कि ये 90 डिग्री बने, ये आएगा आर कोस थीटा। ठीक है, यहाँ पे क्या फोर्स यहाँ लग रहा था, आर ये है, तो पहले या तो फोर्स का डायरेक्शन नहीं लेने, या आर का ही डायरेक्शन ले लो। तो आर का ये वाला क्या होगा, ये आर है, ये कोस होता है, ये साइन होता है, तो ये वाला आर साइन थीटा, फोर्स यहाँ लग रहा है, तो ये दोनों के बीच में 90 डिग्री होगा। तो टॉर्क क्या होगा, टॉर्क होगा फोर्स इनटू जो भी डिस्टेंस है वो चाहिए हमको परपेंडिकुलर वाली। तो क्या होता है, इफ द सिंगल पार्टिकल ऑफ द पी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ गिवन द पोजीशन वेक्टर आर। एक तो यार ये लैंग्वेज में इतना टफ लिखता है ना लोग। पहले टॉर्क के बारे में समझो सर, मतलब जब सर 90 डिग्री है तब मूवमेंट और टॉर्क इक्वल हो जाएगा, बाकी साइन इन वैल्यू में अनइक्वल रहेगा। देखो फोर्स, एक टॉर्क की दो तीन प्रॉपर्टी बात करते हैं। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, आपने क्या हुआ, कितना बल लगाया, कितना फोर्स लगाया और उसकी कितनी दूरी है, दूरी या डिस्टेंस कितनी है, या उससे टॉर्क फर्क पड़ता है। जैसे मान लो आपको कभी एक स्क्रू खोलना है, प्रैक्टिकल मतलब जो नॉर्मल भाषा में यूज करता हूँ, अगर आपने फोर्स यहाँ लगाया तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना लगाना पड़ेगा इस बोल्ट को खोलने के लिए। आपने फोर्स यहाँ लगाया तो ये इजीली खुल जाएगा। क्यों खुल जाएगा, क्योंकि आपका जो टॉर्क है
टॉर्क है वो क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस। आपका क्या होगा, फोर्स तो आप सेम ही लगा रहे हो, और यहाँ पे भी 100 न्यूटन लगा रहे थे, यहाँ पे भी 100 न्यूटन ही लगा रहे थे, लेकिन ये दूरी बढ़ती जा रही है। परपेंडिकुलर दूरी क्या हो रही है, पहले आपकी 50 मीटर थी, अब मान लो 100 मीटर हो गई। तो 100 मीटर हो गई, दूरी बढ़ गई, तो इनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो ज्यादा आएगा, तो टॉर्क, ओवरऑल टॉर्क ज्यादा हो जाएगा। टॉर्क घूमने वाला, जो इसको घुमाने वाला फोर्स, वो बढ़ जाएगा। देखो जनरली भाषा में हम ना टॉर्क और मोमेंट दोनों को एक ही जैसा बोला जाता है ना, मतलब उसको इंटरचेंज कर सकते हो कि टॉर्क बराबर मूवमेंट, मूवमेंट बराबर टॉर्क। आपको मैं शुरू में जब यूनिट दिखा रहा था तब भी बोल रहा था कि टॉर्क और मूवमेंट की दोनों की यूनिट्स भी सेम होती है। देखो टॉर्क आप क्या होता है, जब भी कोई जनरल भाषा में तो हम टॉर्क और मूवमेंट का दोनों का फॉर्मूला सेम होता है तो सेम ही तरीके से यूज करते हैं, लेकिन टॉर्क क्या होता है, अगर सही से देखा जाए तो ये क्या, घुमाव, जो घुमाने वाला फोर्स होता है उसको करते हैं। मूवमेंट क्या होता है, वो टेंडेंसी होती है। इतना टेक्निकल चीजों में नहीं जाएंगे हम, दोनों को जैसे ही टॉर्क पूछे मूवमेंट पूछे, वो जैसा क्वेश्चन होगा वैसा करेंगे ना। यहाँ पे टॉर्क क्या होगा, फोर्स इनटू जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो लेंगे, जैसे मूवमेंट करते थे वैसे ही करेंगे। और दूसरा क्या याद रखेंगे, ये कौन सी क्वांटिटी है, टॉर्क। जैसे आपका कार्य जो वर्क है वो क्या था, स्केलर थी। आप ये क्या थी, स्केलर थी। आपका टॉर्क क्या है, टॉर्क क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों हो गई, क्योंकि हमको परपेंडिकुलर ही चाहिए, है ना। अगर वेक्टर नहीं होती तो हम ये इसका ये एंगल विंगल का फर्क नहीं पड़ता ना। तो वेक्टर क्वांटिटी टॉर्क, आप ये याद रखो कि वर्क है एक स्केलर क्वांटिटी, टॉर्क है एक वेक्टर क्वांटिटी। ये चीजें थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखो, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हो सकता है गेट में ना पूछे, बाद में जब माइंसो वगैरह में वर्क करो वहां फर्स्ट क्लास वगैरह में पूछ लेगा, ये सब पूछ लेता है लोग, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ये तो हमने निकाला ही है कि ये क्या होता है। अगर फोर्स यहाँ एफ लग रहा है, ये थीटा एंगल है, तो ये वाला भी क्या होगा, थीटा एंगल। ये थीटा एंगल है, ये आर है, तो आर का ये वाला थीटा वाला, तो ये तो कोस हो गया। और ये वाला क्या होगा, साइन। ये वाला क्या होगा, साइन। अब ये वाला पर ये होता है तो ये आर साइन थीटा हो गया। तो फोर्स इनटू आर साइन थीटा, मतलब आपको परपेंडिकुलर दूरी निकालनी है, परपेंडिकुलर दूरी यही है। और कोई कैलकुलेशन क्वेश्चन करेंगे तो समझ जाओगे। जैसे एक और देख लो, है ना, जैसे मान लो ये फोर्स है ना, नहीं एक छड़ मान लो, ये छड़ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कोई फोर्स लगाया एफ, ठीक है, ये फोर्स लगाया एफ। तो यहाँ तो सिंपल सा ये डिस्टेंस होगी, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस। लेकिन अगर मान लो ये ऐसे एंगल पे रहती, है ना, फोर्स यहाँ ऐसे लग रहा, ये फोर्स यहाँ ऐसे वर्टिकली लग रहा है, तो आपको छड़ का क्या है, ये दूरी निकालनी पड़ेगी। अगर ये मान लो एल है और ये थीटा है, तो ये क्या होगा, एल कोस थीटा, फोर एल कोस थीटा। तो जैसा रहेगा वैसा करेंगे, आप ये याद रखो, है ना, एफ परपेंडिकुलर, ये इन चीजों में अभी मत पढ़ो। ऐसा ही यूनिट क्या होती है ये भी ध्यान रखो, ऐसा ही यूनिट में क्वेश्चन पूछे गए हैं कभी कभी, तो ये होती है न्यूटन, एनएम लिखते हैं, और न्यूटन मीटर होती है, ठीक है। ये आपका टॉर्क हो गया, वर्क डन बाय द टॉर्क। अगर मतलब टॉर्क के द्वारा काम कितना गया, वर्क कितना गया, तो वो क्या होता है, टॉर्क इनटू जितना एंगल टर्न। जैसे मान लो ये है, यहाँ पे अगर कोई टॉर्क लग रहा है ना, तो कितना एंगल उसने टर्न किया है वैसा वाला, ये इस पे भी क्वेश्चन करेंगे। तो वर्क डन एट अ कांस्टेंट टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इनटू एंगुलर टर्न थ्रू इन रेडियन। देखो मैं मान रहा हूँ कि इन चीजों में थोड़ा ऐसा लगता है बोरिंग है, टफ है थोड़ा ऐसा, बट न्यूमेरिकल जब करेंगे ना वहां पे और 2-3 बार देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। आपको अभी तो थोड़ी थोड़ी चीजें याद रखनी पड़ेगी कि भाई ये तो अब फॉर्मूले हैं यार, इसमें मैं क्या रटाऊं आपको, ये तो खुद को ही रटने पड़ेंगे कि टॉर्क बराबर टॉर्क इंटू एंगल, वी बराबर क्या होता है, ओमेगा इंटू आर, है ना। ये चीजें तो याद ही रखनी पड़ेगी। पहले क्या क्या याद पढ़े थे, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी बराबर यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये फॉर्मूले तो याद ही रखने पड़ेंगे। वी बराबर ओमेगा आर याद रखना ही पड़ेगा, है ना।
मूवमेंट बराबर क्या होता है, मूवमेंट बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू जितना दूरी है, डिस्टेंस। वैसे टॉर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, वो वाली। तो ये चीजें तो याद रखनी ही पड़ेगी ना क्वेश्चन करने के लिए। और वैसे यहाँ पे अगर मान लो वर्क डन बाय द टॉर्क, टॉर्क के द्वारा काम कितना करा गया, तो टॉर्क इनटू जो भी एंगुलर टर्न थ्रू द रेडियन, जो भी थीटा आता है रेडियन में वो लेंगे, जितना मतलब वो घूमता है ना। जैसे मान लो यहाँ पे आपने ये छड़ पे इतना फोर्स लगाया, तो ये जितना घूमेगा ना, अब मान लो यहाँ से यहाँ गया, तो ये वाला और देखेंगे हम, और देख लेंगे चीज। पावर क्या होती है, पावर क्या होती है, पावर का तो सीधा मतलब ये है कि जितना आपने काम किया, ये हम वर्क डन क्यों कर रहे थे, क्योंकि वर्क डन पर टाइम, पर यूनिट टाइम को ही हम पावर बोलते हैं। इसलिए आपको वर्क डन निकालना आना चाहिए। वर्क डन निकालना आएगा तभी हम पावर निकाल पाएंगे। और पावर हमारे कहाँ कहाँ काम में आती है, वो सारी जगह होती है। हम पंप में पढ़ेंगे, हम लोकोमोटिव में पढ़ेंगे, हम बहुत जगह पर हमको पावर चाहिए होती है। इसलिए हमको वर्क डन निकालना आना चाहिए। वर्क डन निकालना आना चाहिए तो उसको टाइम से डिवाइड करेंगे तो आपका पावर निकलेगा। तो पावर क्या होती है, वर्क डन डिवाइडेड बाई टी। तो अमाउंट ऑफ द वर्क डन पर यूनिट टाइम, हर यूनिट टाइम में जो किया गया कार्य है या वर्क डन है उसी को हम पावर बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना। या दूसरे वर्डों में बोला जाए तो जितना रेट ऑफ द चेंज इन द वर्क, रेट ऑफ द चेंज भी बोल सकते हो ना, टाइम के अनुसार रेट ऑफ चेंज, उसी को पावर बोलते हैं। तो ये दोनों डेफिनेशन याद रखना, कभी पूछेगा, वैसे आपको नहीं पूछेगा ऐसे क्वेश्चन, ये आपको फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में बड़े पूछ ले ऐसे क्वेश्चन, बट गेट में नहीं पूछता ऐसा, पर फिर भी याद रखो, कभी पूछ ले भूले मत भटके। अब आपका क्या होता है, पावर किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, तो एक तो कार्य पे, एक तो कार्य पे वर्क डन पे काम कर रहा है, दूसरा क्या, कितना टाइम लग रहा है। ये तो सिंपल चीज है कि अगर पावर बराबर होता है वर्क डन बाय टीम, तो डिपेंड भी इन दो चीजों पे करेगा। ठीक है, पावर का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, पावर किस में होती है, इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट्स आपको ध्यान से देखनी है ना। बहुत बार क्या होता है, यूनिट से भी क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। जैसे वो था एक रोप, एक रोप का क्या होता है, पर कितना देर का, 10 न्यूटन पर मीटर, और पूरी की पूरी 1000 मीटर, है ना। अब देखो 10 न्यूटन पर मीटर है, डिवाइड, अगर इसको गुणा करेंगे तभी तो ये मीटर कटेगा, इसमें मीटर, ये मीटर कटेगा और केवल न्यूटन में आंसर आएगा। तो इसलिए हमने 1000 न्यूटन मीटर है, तो ये मीटर से मीटर कट गया, तो यहाँ से केवल न्यूटन में बचा। तो ऐसे कभी आइडिया लगाने में भी काम में आ जाता है। तो यहाँ का यूनिट जो पावर है उसका यूनिट होता है वाट। आपने बल्ब वगैरह देखे होंगे, आपने आपने बल्ब वगैरह देखे होंगे, एसी चलाते होंगे तो घर वाले भी बोलते होंगे, कूलर चलाते होंगे तो घर वाले कहते होंगे क्या यूनिट निकाल रहा है, कितना वाट का लट्टू है। पहले अपन 100 वाट का लट्टू यूज करते थे, फिर बाद में ये एलईडी बल्ब आ गए तो ये 5 वाट 10 वाट के इनके आने लग गए। पर पहले 100 वाट के यूज होते थे, फिर गवर्नमेंट ने इसको कम किया और कम वाट के यूज करने लग गए। तो वो वाट होता है ना। तो वाट क्या बताता है, वो पावर बताता है कि कितने पावर है उस लट्टू में। जैसे एक हीटर यूज करते हो होते हैं, आपका जो इंडक्शन वगैरह यूज करते हो वहां पे आप देखते हो 1800 वाट है ना। तो वो उसकी पावर बता रहा है, जितनी ज्यादा वाट होगा उतनी ज्यादा पावर बढ़ रही है ना। तो ये उसकी एसआई यूनिट क्या होगी, वाट होगी। अगर ये तो छोटी यूनिट होगी क्योंकि हम छोटे छोटे घरेलू उपकरणों में हम बात कर रहे हैं, लेकिन माइंस के केस में आपको बड़े बड़े यूनिट यूज करनी पड़ेगी, तो वहां पे किलो वाट होती है। ठीक है, किलो वाट होती है। और अगर बात किया जाए कॉमन हॉर्स पावर, और होती है एक हॉर्स पावर होती है जो और बड़ी यूनिट होती है, या बड़ी नहीं तो मतलब छोड़, जैसे कोई लिखा है मान लो 7640, 7460 वाट लिखा है ना। अब ऐसे वाट लिखने में तो थोड़ा बड़ा लग रहा है ना, 7400 वाट। इसको अगर हॉर्स पावर में लिखोगे तो इसको 10 हॉर्स पावर लिख दोगे, 10 हॉर्स पावर की मोटर है। नहीं होता है, कितने हॉर्स पावर की मोटर है, खेतों में जो काम किया है एग्रीकल्चर में, वो बोलते हैं ना 3 हॉर्स पावर की मोटर है, 2 हॉर्स पावर की, 5 हॉर्स पावर की मोटर है। तो 5 हॉर्स पावर मतलब क्या हो गया, 5 × 746। ये 746 का 1 हॉर्स पावर बराबर होता है। तो ये याद रखना कि कितने हॉर्स पावर की मोटर है, उससे आप कितने वाट निकाल सकते हो, मतलब उसकी पावर निकाल सकते हो कि आपकी मोटर की पावर कितनी है।
ठीक है, यहां तक किसी को कुछ दिक्कत है तो बताओ। ये हमने पावर देखा। पावर देखा तो पावर पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपको आपको पावर कैलकुलेट करनी है किसी पंप की, जब आपको पता है कि वो 2000 किलोग्राम वाटर पर मिनट टू हाइट 50 मीटर, मतलब कि आपको 50 मीटर पानी उठाना है ना। मोटर लगी नीचे, पंप नीचे लगा है और आपको उठाना है। आपको कितना कितना 2000 किलोग्राम पर मिनट पानी को यहां से यहां उठाना है। और आपको बोल रहा है कि नेग्लेक्ट द लॉसेस एंड टेक द जी। जी आपको लेना है ये वाला। अब बताओ आपको पावर कितनी लगेगी। तो जो करना चाहता है वो कर ले। देखो, जब मैं स्टार्ट करता हूँ ना कभी भी एक दो क्लास, तो लाइव में दिखते हैं 20 22 25 18। जैसे जैसे टाइम होता है, जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हुआ कि लास्ट में जाते जाते तो केवल 8 10 जने ही लाइव में रहते थे। फिर बोलते हो हमारा कोर्स छूट गया सर, फिर मैं किसको पहले करूं किसको बाद में करूं। ऐसा मत किया करो यार, है ना। ऐसा तो कदापि मत किया करो। रेगुलर टाइम पे करते रहोगे तो आपका सिलेबस जल्दी होगा, आपको रिवीजन के लिए टाइम अच्छा मिलेगा, आपको प्रैक्टिस के लिए टाइम अच्छा मिलेगा। देखो पहले देखते हैं, आपने यहां से यहां उठाना है ना। कितना उठाना है? 2000 kg पर मिनट। पहले तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? 2000 डिवाइडेड बाई 60। तो ये क्या आ जाएगा? 6×3 = 18, 6×3 = 18, 6×3 = 18, 6×3 = 18। तो ये आ जाएगा केजी पर सेकंड का पानी आप यहां से ऊपर बाहर फेंक रहे हो, ठीक है। अब जब पानी फेंक रहे हो, पानी को मैं मान लेता हूँ, ये यही मान लो ना, इतना पानी। तो इस पे एक ग्रेविटी फोर्स लग रहा होगा जी, है ना। और एम इसका वेट है ही है, एम जी। तो ये फोर्स है। और फोर्स को जब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से, तो ये वर्क डन निकाल लेते हैं। वर्क डन क्या होगा? वर्क डन क्या हो जाएगा? क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होगा? फोर्स क्या होगा? एम जी, एम इंटू जी। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 50 मीटर। एम जी, पहले एम पे फोकस करते हैं। एम मीटर पर सेकंड में लेते हैं, मीटर पर सेकंड में लेते हैं, मीटर पर सेकंड में लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? एम कितना है? 2000 डिवाइडेड बाई 60। ये तो हो गया एम, ठीक है। इंटू जी, जी क्या हो गया? 9.8 इंटू दूरी 50, डिस्प्लेसमेंट कितना है? 50। तो यहां से आएगा 33.33 इंटू 9.8 इंटू 50। तो ये आ जाएगा वर्क डन। तो इसको सभी को गुणा करेंगे, इस सभी को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 16,333.5 वाट। ये अगर वाट में आया है, वाट में नहीं आएगा। पहले वर्क डन है तो ये क्या आएगा? वर्क डन है ना। अभी वर्क डन है। अब हम वर्क डन से क्या निकाल सकते हैं? पावर। पावर क्या होता है? पावर क्या होता है? वर्क डन बाय टाइम, है ना, ये होता है। लेकिन यहाँ तो डायरेक्ट ही जो ये दे रखा था ना फोर्स, वो आपको सेकंड में दे रखा था। ये क्या निकला आपका? पर सेकंड है। तो मतलब टाइम का कोफिशिएंट पहले से ही है, टाइम का कोफिशिएंट पहले से ही है ना। तो इसमें सेकंड पहले से ही आ रहा है, तो इसलिए ये सीधा पावर ही है। या ये मान लो कि पावर निकालनी है पर सेकंड निकालनी है, तो वर्क डन बाई टाइम होता है ना। तो वो क्या आ गया आपका? 16,333.5 वाट। इसको अगर और सोल्व करना चाहो
तो क्या आ जाएगा 16.33 किलोवाट। वैसे ये मैं वर्क डन आपको समझाने के लिए लिखा हूं, बट ये शुरू से ही पावर ही था, क्योंकि उसने टाइम पहले ही दे दिया था पर मिनट, है ना। तो ये अगर पर मिनट टाइम का कोफिशिएंट पहले से ही दे दिया, मतलब ये पहले से ही ये टाइम लेके चल रहा था, टाइम लेके चल रहा था, तो ये पहले से ही पावर चल रही थी, है ना। ये टाइम पहले से लेके चल रहा था, तो इसी को हम पावर बोलते हैं। बिल्कुल ठीक है ओम, आप इसमें भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेंगे। इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी से क्यों लेंगे यार, आपको पता है पर सेकंड बताया उसने कि यहां से, वो रोप के केस में क्या आपको पूरी रोप लेनी थी, यहां तो आपको एक पार्टिकल मान सकते हो ना आप, अलग अलग है। जब वो खुद से बोल देगा ऐसा कि 10 न्यूटन पर मीटर ऐसा कुछ बोला, तब अपन रोप वोप के केस में करते हैं वैसा। आप क्वेश्चंस करोगे तो अपने आप धीरे धीरे समझ आएगा। प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, है ना। देखो मेरी लिमिटेशन होती है कि कितने क्वेश्चन मैं एक क्लास में करा सकता हूँ, है ना। एक क्लास में या पूरे कोर्स में कितने क्वेश्चन करा सकता हूँ। मैं ट्राई भी ऐसा करता हूँ कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कराऊं, बट फिर आपका काम होता है कि उसी टाइप पे कितने क्वेश्चन आप करते हो, है ना। उससे थोड़ा आसान रहता है। चलो अगला क्वेश्चन है, एक लोकोमोटिव है होल, द ट्रेन है 250 टन ऑन द लेवल ट्रैक एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। कोई है ना ट्रेन है, मान लो, है ना, ये कोई ट्रेन है। देखो मैं बढ़िया से ट्रेन नहीं बना रहा हूँ, है ना, बट ट्रेन है ये, मानना है आपको कि ये ट्रेन है। ठीक है, ये कोई ट्रेन है, इसका वजन क्या है, 250 टन है। यूनिफॉर्म स्पीड है, मतलब एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब यूनिफॉर्म है 50 किलोमीटर पर आवर। देखो ये किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना मैंने बताया था कैसे बदलते हैं, बदलो। और बोल रहा था फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन रेजिस्टेंस अगर मूवमेंट उधर है तो फ्रिक्शन रेजिस्टेंस इधर लगेगा। वो कितना लग रहा है, 6 kgf। ये थोड़ा याद रखो कि 1 kgf बराबर होता है 9.8, है ना। तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, 9.8 इंटू 6, तो ये न्यूटन में आ जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स हमने डायरेक्ट निकाल दिया कि ये नोट रखो कि ये भी इंपॉर्टेंट है। नोट लगा के दो चीज लगा लिख सकते हो अपने नोट्सों में, कि पहला तो किलोग्राम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे बदलेंगे, आपको 5/18 से गुणा करना है। और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना हो तो क्या करना पड़ेगा, 18/5 से गुणा करना है। और अब दूसरा क्या लिख सकते हो, 1 kgf बराबर क्या होता है, 1 kgf बराबर क्या होता है, 9.8 न्यूटन। और एक और क्या लिख सकते हो, 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है, 746 वाट। तो ऐसी चीजें होती है, उसको आप 1 या 2 पेजों में लिख लिया करो, जो ये रिवीजन करने में काम आती है। 1 मिनट इसको देखो, मैं आता हूं। नीचे से लाइट ट्रिप हो गया था, तो वही ठीक करके आया मैं। पहले पता होता तो पहले कर आता। चलो, ये क्या लाइटें, थोड़ा जो स्टूडियो के लिए लाइटें लगी है ना, इसका वाट ज्यादा है। वही जो वाट अपन डिस्कस कर रहे थे ना, ऐसी 7 लाइटें लगी है। एक लाइट है 32 वाट की, फिर एक स्क्रीन लगी है, ये भी कुछ वाट की होगी। फिर एक्स्ट्रा कुछ चीजें चल जाती है, एसी वगैरह कुछ चल जाती है, तो ओवरऑल लोड बढ़ जाता है, तो उस वजह से वो ट्रिप हो जाता है बहुत बार। चलो, चलो ठीक है। मैं तो सोचा कि लाइट कट गई होगी, पर नहीं यार, ट्रिप हो गई थी। तो आपको अभी तक समझ में आया।
अरे ऐसा तो कुछ चला नहीं रखा है, फिर भी लोड क्यों ज्यादा हो रहा है, दिखाना पड़ेगा। चलो अच्छा देखो, ये फ्रिक्शन हो गया। अब अपने को क्या है, स्पीड दे दी 50 किलोमीटर पर सेकेंड, तो इसको पहले कन्वर्ट कर लो। एक क्या, 5/18। अगर मान लो भूल जाओ आप पेपर में, तो आप क्या करोगे, 50 किलोमीटर पर आवर है ना, तो पहले क्या करो, 50 किलोमीटर से गुणा करो, तो 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर। और 1 आवर में कितना सेकंड होता है, 60 मिनट, और फिर 60 सेकंड। तो ऐसे भी कर सकते हो, 2×5 = 10, 2×3 = 6, तो यहाँ से 50 × 5/18। तो जैसा आपको मर्जी है, याद रखोगे तो थोड़ा कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, तो उससे थोड़ी चीजें ठीक रहती है। फ्रिक्शन फोर्स पता चल गया है। अब पावर निकालना आपको। पावर क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, पावर आ जाएगा कितना फोर्स लगा और कितनी वेलोसिटी। एक तो ये लगा सकते हो, ये कैसे लगा सकते हो, हम क्या जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि पावर बराबर क्या होता है। ये फॉर्मूला देखो, मैं अलग अलग टाइप के इसलिए क्वेश्चन लिखता हूँ कि आपको पेपर में भी आसानी रहे, है ना, अलग अलग टाइप का आ जाए तो आपको सारे के सारे वेराइटी रहे। देखो हम क्या जानते हैं, पावर क्या होती है, अभी तक पढ़े हैं, वर्क डन बाय टाइम। ठीक है, वर्क बाय टाइम। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस बाय टाइम, और डिस्टेंस बाय टाइम को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। तो फोर्स इनटू वेलोसिटी बराबर भी पावर होता है, तो ये भी याद रखना। तो इस वाले केस में हम क्या है, पावर बराबर फोर्स इनटू वेलोसिटी लेंगे। फोर्स कितना है, फोर्स आपका क्या है, ये आ गया 9.8 × 6, ये आपका फोर्स है, इनटू ये तो 1/250, ये आपका फोर्स निकला। फोर्स में कोई दिक्कत है क्या, 250 टन आपका ट्रेन को होल करना है, मतलब लेके जाना है, लोकोमोटिव होल है 250 टन, उसको एक ट्रैक में लेके जाना है। और आपको पर टन, जो पर टन है, 1 टन पे कितना है, 6 kgf है, 1 kgf को बराबर 9.8 है, तो मतलब 1 टन पे इतना आपको लग रहा है। आपके पास टोटल कितना है, 250 टन। तो ये तो टोटल फ्रिक्शन फोर्स, आपको टोटल फोर्स लग गया ना, कितना फोर्स लग जाएगा, कितना फोर्स पीछे लग जाएगा, इतना फोर्स उसको रोकने के लिए रोक रहा होगा, फिर आपको कितना फोर्स उसको इसके बराबर लगाओगे तभी तो ना। तो एक पे कितना लगता है, 6 × 9.8 कितना है, 250 टन। उसकी वेलोसिटी कितनी है, 50 × 5/18। तो यहां से आपको पावर निकलेगी, पावर क्या आ जाएगी, इसको गुणा करो, इनको गुणा करोगे तो आएगा 14,700, इंटू इसको गुणा करोगे तो आएगा 13.89, और इन सभी को गुणा करोगे तो आएगा 204,183 वाट, और इसको किलोवाट में चेंज करोगे तो आएगा 204.18 किलोवाट। इस वाले क्वेश्चन में किसी को भी दिक्कत है तो बताओ। अभी जो मेरी स्पीड चल रही है, आज थोड़ा लाइट वाइट की वजह से, थोड़ा स्क्रीन की वजह से थोड़ा ज्यादा ही स्लो हो गया है, लेकिन हल्का सा बढ़ाएंगे स्पीड, जैसे से 1-2 दिन होगा फिर अपना थोड़ा रफ्तार बढ़ा लेंगे हल्का सा, जैसा आपको सूटेबल लगेगा। ये क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है क्या, अभी जो मैं बताया हूँ इसमें क्या हुआ, एक ट्रेन थी, ट्रेन में पर किलोग्राम आपको पता रखा है कि एक फ्रिक्शन कितना लगता है, 6 kgf, या 6 kgf को कन्वर्ट ही कर लो ना, 6.9.8 बोल दिया कि इतना पर किलोग्राम लगता है, टोटल पे कितना हो गया, 250 किलोग्राम वजन है, तो 250 से इसको गुणा करेंगे तो इतना फोर्स निकल गया कि इतना फ्रिक्शन फोर्स उस पर लगेगा, है ना। अब इसका वेलोसिटी दे दिया, वेलोसिटी आपको दे दिया 50 km/h, तो आपको पता ही कि पावर क्या होती है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स आपको पता है, वेलोसिटी को अगर सेकंड मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, गुणा करेंगे, तो आपका आंसर पावर में निकलेगा। अभी तक इस क्वेश्चन में किसी को भी कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते, सर 1 kg में 6 × 9.84 लग रहा है,
तो 250 टन पे कैसे लगाएंगे? पहले टन को केजी पे। अरे दादा, ए दादा, यहाँ केजी कहाँ है? पर टन पे, पर टन, पर टन 6 kgf लग रहा है ना? पर टन 6 kgf है, ये देखना, पर टन की 6 kgf है, किलोग्राम पे कहाँ बोला मैं? अरे यार, जो आपका फोर्स ही है ना, वो किलोग्राम ऑफ वेट है। देखो यार, तुम सही से इस क्वेश्चन को वापस देखो, तुम लोगों को बहुत डाउट आ रहा है। देखो, वापस बताता हूँ, रुको, थोड़ा फास्ट बताता हूँ। कैलकुलेशन तुम कर लेना, मैं बस बताता हूँ कॉन्सेप्ट यहाँ से ना। देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आपको बोला है, क्या बोला है कि जो आपका फ्रिक्शन रेजिस्टेंस है वो क्या है? फ्रिक्शन रेजिस्टेंस बोल रखा है 6 kgf पर टन है, ठीक है? यहाँ तक कोई समझ में आया? अब आपको पता है कि ये एक फ्रिक्शन रेजिस्टेंस एक पे इतना है, अब आपको 250 पे फ्रिक्शन रेजिस्टेंस चुनना है। 250 पे लगेगा तो क्या होगा? 250 इंटू 6, ये टन है ना, इंटू kgf डिवाइडेड बाई टन। ये टन से ये टन गया, तो इनका जब मल्टीप्लीकेशन करेगा, 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, मतलब 1500 kgf आया। अब 1 kgf बराबर हमको पता है 1500 इंटू 9.8। 1 kgf बराबर क्या होता है? ये न्यूटन में, नॉर्मल में आ गया, आपको फोर्स निकल गया ना, केजी वेजी में कन्वर्ट। ये kgf में आया, 1 kgf बराबर एक 9.8 न्यूटन होता है, तो ये फोर्स निकल रहा है ना, फोर्स। तो इनको गुणा करेंगे तो आएगा ही। तो यहाँ पे ये फोर्स हमारा पहले ही न्यूटन में आया है ना, किलोग्राम और टन तो कट गए ना भाई, कुछ बचा ही नहीं था, और टी बाई टी तो फोर्स हो ही गया। तो ये आया, इसलिए 1500 इंटू 9.8, ये किसमें है? ये किसमें है? ये आपका इसमें, इंटू आपका क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? 50 km/h है। किलोमीटर को क्या लिखोगे? 1000। सेकंड को सेकंड में कन्वर्ट करो, तो इससे ये क्या निकली है? पावर। अब बताओ, अब किसी को कोई हो गया सर, हो गया, हो हो गया सर, समझ गए? अब सबको समझ में आ गया ना? आगे चलें। देखो, एक है ना, अगर मान लो पावर ड्यू टू, अगर टॉर्क की वजह है, टॉर्क है, टॉर्क की वजह से, ये टी नहीं है, ये टॉर्क है ना, टॉर्क की वजह से पावर देखनी है, टॉर्क में पावर देखनी है, तो क्या करोगे? टॉर्क इनटू कितना विस्थापन हुआ, मतलब कितना एंगुलर विस्थापन, या एंगुलर टर्न कितना लिया, मतलब एंगुलर कितना वो घूमा, ये थीटा, मतलब यहां से यहां गया ना, तो ये कितना है वो। और क्वेश्चन करेंगे तो और आप समझ जाओगे। अगर पावर निकालना, अगर टॉर्क की टर्म में, पावर अगर टॉर्क दिया है तब निकालना, तो क्या होगा? टॉर्क इंटू ओमेगा, टॉर्क इंटू ओमेगा करोगे, टॉर्क इंटू ओमेगा करोगे, ठीक है? या इसी को और टर्म में क्या लिख सकते हो? टॉर्क इंटू कितना, थीटा डिवाइडेड बाय टाइम करोगे, ठीक है? ये फॉर्मूले भी याद रखो। जो यहाँ पावर निकाल रहे थे ना हम, पावर निकाल रहे थे यहाँ,
यहाँ पे सिंपल वाले पावर निकाल रहे थे, फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब एंगुलर वाले में आ गए तो एंगुलर वाले में टॉर्क आता है। टॉर्क जो फोर्स नॉर्मल में फोर्स काम करता है, यहाँ पे टॉर्क काम कर रहा है। जो वहां पे वी काम कर रहा है वहां पे ओमेगा कर रहा था। टॉर्क इंटू ओमेगा, टॉर्क इंटू थीटा बाई टी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, फिर कल देखते हैं ना। और कल थोड़ा स्पीड थोड़ा ज्यादा रखेंगे, थोड़ा ज्यादा कवर करेंगे, है ना। इसमें क्या बता रहा है, टॉर्क प्रोवाइडेड फॉर द शाफ्ट इलेक्ट्रिकल डेवलप बाय 8.5 kg 400 आरपीएम। आरपीएम 1400 आरपीएम है, मतलब ये आपका ओमेगा है। ठीक है, और ये क्या है, टॉर्क दे रखा है, the constant torque provided by the shaft of electrical motor that develop kilowatt, ये तो पावर हो गई। ये आपको ओमेगा दे दिया। अब आपको क्या पूछ रहा है, टॉर्क। आपको कोई रिलेशन पता है क्या इन तीनों में, टॉर्क, पावर और ओमेगा में कोई रिलेशन पता है क्या? चलो ये करके आना यार, है ना, कल करते हैं अपन। और ये होमवर्क में ट्राई करना, यहाँ पे आपको टॉर्क निकालना है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, कल करके आएंगे। अच्छा, आदमियों का सबका आंसर आ रहा है, पर अलग अलग आ रहा है। दो लोगों का, एक का 57 आया है, 57 पॉइंट, एक का 6 आया, एक का फिर 50, 580 कुछ आया है। टॉर्क आएगा 57.98। बिल्कुल, शेखर का आंसर सही है, शेखर पटेल का। बाकी थोड़ा अपना कैलकुलेशन सुधारो। देखो, पावर बराबर क्या होता है, टॉर्क इंटू ओमेगा। ठीक है, ओमेगा कैसे लिख सकते हो, ओमेगा हमने देखा ही है 2 पाई एन ओमेगा, अगर ये मीटर पर सेकंड में है तब, वरना कन्वर्ट करने के लिए 60 करेंगे। तो 2 पाई इंटू ये मीटर में है ना, आरपीएम है, तो क्या हो जाएगा 1400 डिवाइडेड बाई 60। ये अब क्या आ गया, रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड ही लिखेंगे। तो टॉर्क क्या है, निकालना है, टॉर्क निकालना है। और पावर कितना दे रखा है, 8 किलोवाट, 10 की पावर 3। टॉर्क निकालना है, ये क्या आ जाएगा, 2 पाई इंटू 1400 डिवाइडेड बाई 60, है ना, यहाँ से टॉर्क निकलेगा। तो आंसर आएगा, ये कर लो यार, क्या क्या करोगे, देखो, 8.5 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू 1400। इसका टॉर्क आएगा 57.98। और टॉर्क की यूनिट क्या होती है, एनम। ठीक है, चलो आज यहीं तक रखते हैं, कल और आगे देखा जाएगा। कल थोड़ा स्पीड थोड़ा ज्यादा रखेंगे, आप बता दो और अगर स्पीड थोड़े कम ज्यादा करनी हो। बताओ और कुछ, आज आज की क्लास में आप कुछ कहना चाहते हो? सर बेसिक की कितनी क्लास है? स्पीड कल से थोड़ा ज्यादा, अरे यार देखो, एक क्लास में ही मैं अगर पहले ही स्पीड बढ़ा दूंगा तो बाकी बच्चे भग नहीं जाएंगे। फिर लास्ट में बोलेंगे, जैसे कोर्स हो जाएगा अच्छे से, धीरे धीरे चल रहा हूँ, सब समझाते जा रहा हूँ, 15 बच्चे हैं, उनमें से 13 बच्चे बोल दिए सर हो गया, आगे चलो आगे चलो। वो 2 बच्चे जिनको नहीं आया समझ में, वो बोलेंगे नहीं। फिर लास्ट में जाके बोलेंगे सर समझ नहीं आया, सर आपकी क्लास समझ में तो आई नहीं थी। चलो, तो सभी को लेके चलना है ना। तो उस हिसाब से अपन बीच की स्पीड रखेंगे, जिससे कि सबको कोई दिक्कत ना हो। नंबर ऑफ अटेम्प्ट अपन क्वेश्चंस
ज्यादा वेराइटी के देखें। मशीनरी की बेसिक की क्लास कितनी रहेगी? देखते हैं यार, 2-3 तो लेंगे। ये जो पावर एनर्जी और वर्क की लेंगे थोड़ी क्लास। क्लास यार गिन के मैं नहीं लेता हूँ। नोट्स कितने देर में आ जाएगा सर? नोट तुम बोलो, अभी डाल देंगे। नोट्स आज डल जाएगा नहीं, ठीक है, आज डाल दूंगा मैं। नोट्स भी आज आ जाएगा। जो पढ़ाया उसको रिवीजन करो, है ना, अच्छे से करो। और देखो, जितना प्रैक्टिस करोगे आप लोगों के लिए ही बेहतर है। आज डल जाएगा, ठीक है। और कुछ कहना है इस क्लास से रिलेटेड कि सर ऐसा किया जाए? देखो मशीनरी का ये थोड़ा बहुत बेसिक हम देख ले रहे हैं, क्योंकि इन पे क्वेश्चन आ रहे हैं यार। मैं क्या करूँ, पावर कैलकुलेशन, टॉर्क कैलकुलेशन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ, है ना, तो जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आए। फिर बाद में क्या करेंगे अपन, जब भी मशीनरी के जैसे बहुत सारी मशीनरीज देखेंगे, जैसे ड्रैग लाइन वगैरह, तो उन सबको वीडियो या फोटो वगैरह की तरह से अच्छे से ऐसे धीरे धीरे देखेंगे, रो वगैरह सारी चीजें। क्लास में नहीं लिखते हैं, बाद में लिख लेंगे। ओके ठीक है, जैसा आपकी मर्जी, मैं जल्दी आज ही अपलोड कर दूंगा, है ना। ओके सही सही है सर। सब ओके, ठीक है शेखर, पता है। ठीक है, बाय बाय।